दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो है क्लास 11 इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। यह कहानी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए लिखते हैं। मुझे याद है मेरी बचपन, जब मैं अपनी दादी जी के साथ अपने गांव में रहा करता था। मेरी दादी जी बिल्कुल आप लोगों के दादी जी जैसा ही दिखती थी। चेहरे पे झुर्रियां, चांदी जैसी चमकती हुई बाल, मोटी और थोड़ी झुकी हुई। एक हाथ वो अपने कमर पर रखकर दूसरे हाथ से एक माला पकड़ते हुए वो हमेशा प्रेयर किया करती थी। मेरे लिए ये यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जो लोग कहते थे मेरी दादी जी जब यंग थी तो वो बहुत ही खूबसूरत थी, पर मैं जब दादी को देखता था तो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो किसी दिन खूबसूरत होगी। मेरे दादाजी जो बहुत ही पहले दुनिया छोड़ चुके थे, उनकी एक तस्वीर ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर दीवार पर टंगी हुई थी। तस्वीर में वो पगड़ी पहने हुए थे और उनकी दाढ़ी उनकी छाती को छू रही थी। वो इतने बुढ़े लग रहे थे जैसे मानो इनके बहुत सारे नाती या नतनियां हो। मेरी मम्मी पापा मुझे गांव में दादी के साथ छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर चल गए। मैं और दादी जी गांव के घर में एक साथ रहा करते थे। वो मुझे हमेशा जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। मुझे याद है स्कूल जाने से पहले वो मुझे नाश्ते में बासी रोटियां चीनी और दही के साथ खिलाया करती थी और फिर वो कुछ रोटियां अपने थैलियों में भरकर मुझे स्कूल पहुंचाया करती थी। हमारा स्कूल गांव के एक मंदिर के कैंपस के अंदर था। वहाँ एक पुजारी हमें वरांडा में बिठाकर अल्फाबेट सिखाया करते थे और मेरी दादी जी मंदिर में बैठकर मंदिर में रखा हुआ ग्रंथ को पढ़ा करती थी। और जैसे ही स्कूल छुट्टी हो जाती थी तब दादी जी और मैं स्कूल के बाहर निकलते थे। लेकिन इस वक्त स्कूल के बाहर गेट के सामने गांव के कुत्ते मौजूद रहते थे जो दादी जी को बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि दादी जी हमेशा इन कुत्तों के लिए कुछ बासी रोटियां लेकर आती थी और इन्हें खिलाया करती थी। और ये कुत्ते का फौज हमें घर तक ड्रॉप करने के लिए जाते थे। जब शहर में मेरे पेरेंट्स सेटल हो जाते हैं तब वो हमें शहर बुला लेते हैं। शहर जाना हमारी दोस्ती का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब जब मैं शहर चला गया तब मुझे वहाँ एक बड़े से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया गया और मैं अब हमेशा स्कूल के बस से स्कूल जाता था और स्कूल के बस से ही स्कूल से आता था। अब ना तो वो कुत्ते हमें स्कूल से घर तक छोड़ने के लिए आते थे और ना ही मेरी दादी जी मुझे स्कूल पहुँचाया करती थी। जब मैं स्कूल में रहता तब दादी जी घर पर अकेले ही रहा करती थी। दोपहर के समय दादी हमेशा गोरैया लोग को दाना खिलाया करती थी। ये इनका फेवरेट पास टाइम था। बाकी समय वो बस घर के इधर उधर घूमकर प्रेयर करके अपना दिन गुजारा करती थी। चिड़ियों से दादी जी का दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। प्रत्येक दिन दोपहर के समय ये चिड़िया दादी जी के पास आ जाते थे और दादी इन्हें बड़े प्यार से दाना खिलाया करती थी। मैं जब भी स्कूल से आता था तब मैं दादी जी को स्कूल में पढ़ाए गए लेसन्स के बारे में बताता था, लेकिन दादी जी मेरे सब्जेक्ट में मुझे मदद नहीं कर पाती थी, जिनसे उन्हें बहुत ही दुख होता था। मैं अक्सर दादी जी को स्कूल में सिखाए जाने वाली डांस, संगीत के बारे में बताया करता था, जिससे दादी जी काफी नाराज हो जाती थी। वो समझती थी संगीत और नाच गाने से बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं। उनके अनुसार स्कूल में भजन सिखानी चाहिए। अब मैं बड़ा हो चुका था और मेरी स्कूलिंग भी खत्म हो चुकी थी। मुझे हायर डिग्री के लिए अब विदेश जाना था। इस बात से मेरी दादी जी काफी दुखी हो गई थी, पर मुझे तो पढ़ने के लिए जाना था, इसलिए वो मना नहीं कर सकती थी। वो मुझे खुद ही स्टेशन छोड़ने के लिए आती है और मुझे गले लगाकर मेरे माथे को चूमती है। मैं अब भी सुन सकता था, वो अब भी प्रेयर जप रही थी। मैं 5 साल के लिए विदेश चला गया और दादी जी अपना दिन उन्हीं चिड़ियों को दाना खिलाकर गुजारी करती थी।
देखते ही देखते मेरे 5 साल बीत गए और 5 साल के बाद फिर मैं अपना घर वापस आता हूँ। इस बार फिर मेरी दादी जी मुझे रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए गई थी। जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकलकर अपनी दादी जी को देखता हूँ, मैं चौंक जाता हूँ, क्योंकि दादी जी आज भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा वो पहले थी। मतलब आज भी मेरी दादी जी पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया था। फिर उससे गले मिलता हूँ, वो आज भी मंत्र जप रही थी। दादी जी उस दिन बहुत ही खुश थी क्योंकि मैं बरसों के बाद घर आया था। दादी जी आसपास के महिलाओं को इकट्ठा करती है और सभी लोग ढोल बजाते हुए गीत गान करने लगते हैं। वो मेरे आने की खुशियां मना रहे थे, पर मुझे लगा इससे दादी जी को थकान आ जाएगी और मैं दादी जी को समझाता हूँ, लेकिन उस दिन वो किसी का नहीं सुनती है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं एक बहुत बड़ा योद्धा हूँ और एक युद्ध जीत करके वापस आया हूँ। उस जीत की खुशी में सब नाच गान कर रहे हैं। अगले ही दिन दादी जी को हल्का बुखार हो जाता है। हम डॉक्टर को बुलाते हैं, पर दादी जी को पहले ही ये शायद मालूम हो चुकी थी कि अब वो कुछ ही पल इस दुनिया में रहने वाली है। दोपहर का समय था। वह अपने बिस्तर पर बड़े शांति से लेटी हुई थी। उनके ओंठ अभी भी हिल रहे थे। उनके हाथों में अभी भी वो रुद्राक्ष की माला थी, जिनको वो गिन गिन कर भगवान के नाम लिया करती थी। अचानक उनके हाथों से वो माला गिर जाती है और उनके ओंठ हिलना बंद हो जाते हैं। और अब हम सब समझ जाते हैं कि दादी जी अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। हम सब अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने लगते हैं। तभी बहुत सारे चिड़िया आकर दादी जी के मृत शरीर के सामने बैठ जाते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो खुद दादी जी के मौत का शोक बनाने के लिए आई हो। मेरी माँ उन चिड़ियों के लिए कुछ रोटी लाकर तोड़ के उनके सामने डाल देती है, पर कोई भी चिड़िया उन रोटी के टुकड़ों को छूती तक नहीं। जब दादी जी के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, तो सारे गुरैये लोग बड़े ही साइलेंटली वहाँ से उड़ जाते हैं। अगले दिन एक स्वीपर आकर सारे रोटी के टुकड़े को डस्टबिन में डाल देता है और इस तरह से हम अपने सबसे पुराने दोस्त, अपने बचपन की दोस्त दादी जी को खो देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? उम्मीद है ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसे ही क्लास 11 की और सारी वीडियोस का एनिमेटेड स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।